मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मेरे चैनल का नाम है श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट। यहाँ पर आपको सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं। अभी करंटली मैंने ऑडिट के लिए सीरीज़ शुरू की है, उसके 1, 2, 3, 4 वीडियोस आपको यहाँ पर लेटेस्ट में दिख रहे हैं। आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना के रखी है जिसका नाम है 2024-25 सीए इंटरमीडिएट, सीए इंटर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। बेसिकली ऑडिटिंग एंड एथिक्स नाम है आपके टॉपिक सब्जेक्ट का, वो मैं करेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो ये चैनल है, आप इसे ज़रूर ढूंढिए यूट्यूब के ऊपर, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक डिस्कशन की तरफ। मित्रों, ये है आपके सामने आपका इंडेक्स। ठीक है, नाउ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की पढ़ाई शुरू की है जिसका नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। इतने 6 टॉपिक्स हमारे पढ़ के हो गए हैं। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 एकदम ही चिल्लर है, वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं ताकि आपको उसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। बस एक बार पढ़ लेना ताकि आप फैमिलियर रहो, अगर गलती से एमसीक्यू में कोई वहाँ से लाइन आ गई तो अभी तक की बातें आपको क्लियर हो गई। हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट तक की पढ़ाई यानी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, इस टॉपिक के बारे में। ये पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेटेड रहेगा इस टॉपिक को समझाने के लिए। आ जाओ हमारे स्टडी मटेरियल में आ जाओ। स्टडी मटेरियल जब आप खोलोगे अपना इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, तो वहाँ पर पेज नंबर 1.14 के ऊपर आपको टॉपिक नंबर 7 मिलेगा जिसका नाम है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इसी टॉपिक को हमें आज पढ़ना है इस वीडियो में। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखो, एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपको दिया गया है और बाद में नंबरिंग के साथ आपको बताया गया है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट कौन से है। तो इसी तर्ज के ऊपर, इसी पैटर्न में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर कितने इनहेरेंट लिमिटेशंस आपको दिख रहे हैं? 5। तो इन 5 मुद्दों के बारे में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। अब देखो, ये जो टॉपिक है आपका इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, इसके बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऐसे 200 में मिलने वाली है। कहाँ पे मिलने वाली है? SA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। तो आपके चैप्टर में भी जो इन्फॉर्मेशन उठाई गई है वो सारी की सारी यही से उठाई गई है। अब मैं आपको SA 200 के बारे में कुछ बेसिक बातें बता देना चाहता हूँ। यह है आपका ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ SA 200 जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किया है। क्या नाम है आपके ऐसे का? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, ये आपके स्टैंडर्ड का नाम है। उसके बाद में आपके स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा है इंडेक्स, दैट मीन्स ऐसे 200 के कॉन्टेंट्स। तो यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपका जो स्टैंडर्ड है ऐसे 200, उसमें कुल वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, और यहाँ से आपको एक हेडिंग दिख रहा है जो हेडिंग का नाम है एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। तो बेसिकली आपके स्टैंडर्ड 200 में पैराग्राफ 1 से लेकर ऐसे 200 में हमारा पैराग्राफ 1 से कितने पैराग्राफ्स है टोटल? पैराग्राफ 1 से लेकर पैराग्राफ 24 तक, यानी टोटल 24 पैराग्राफ्स हमारे ऐसे 200 में काम के हैं। फिर जब आप देखोगे एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल को देखोगे तो हेडिंग क्या दिखा रहा है? एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि पैराग्राफ जो मेन कंटेंट है हमारे स्टैंडर्ड का 24 पैराग्राफ्स, उन 24 पैराग्राफ्स का एप्लीकेशन किस तरीके से होगा और इन 24 पैराग्राफ से रिलेटेड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल यानी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी मटेरियल दिया गया है। तो आप पैराग्राफ का नंबरिंग देखो, पैराग्राफ A1, A2, A3 इस तरीके से पैराग्राफ A76 तक, यानी टोटल 76 पैराग्राफ्स का
एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है जो आपके इन 24 पैराग्राफ्स को सपोर्ट करता है। अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो मैं आपको उसके रिलेवेंट पैराग्राफ्स एक बार दिखा देता हूं। सबसे पहले आपके काम का है पैराग्राफ 3। आपके लिए पैराग्राफ 3 काम का रहेगा, पैराग्राफ नंबर 4 काम का रहेगा। फिर यहाँ पे देखो, पैराग्राफ 3 को जब आप पढ़ोगे तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रेफर पैरा A1, यानी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी मटेरियल को भी आपको पढ़ना है जो पैराग्राफ A1 में इसी स्टैंडर्ड में बताया गया है। उसके बाद जब आप पैराग्राफ नंबर 4 पढ़ोगे, रिलेटिंग टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो पैराग्राफ 4 को पूरा पढ़ने के बाद आपको पैराग्राफ A2 से लेकर पैराग्राफ A11 तक रेफर करना है, जिसमें आपको इस पैराग्राफ के बारे में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन यानी टोटल एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स के साथ दिया हुआ है। अब हम लोग सीधा जाने वाले हैं आपके पैराग्राफ नंबर A45 पर। आ जाओ, मैं आपको पैराग्राफ नंबर A45 पर लेके जाता हूँ, क्योंकि वहीं से हमें मिलने वाले हैं आपके इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो आपके चैप्टर में भी जो हमारे इंस्टीट्यूट के यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल में हमें इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा मटेरियल आपके ऐसे 200 में से उठाया गया हुआ है और वो आपके लिए रिलेवेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आपको कौन सा पैराग्राफ रेफर करना है? टू स्टडी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ऐसे 200 में पैराग्राफ A45 से लेकर पैराग्राफ A45 आपके काम का है। उसके बाद में पैराग्राफ A46 आपके काम का है। देन पैराग्राफ A47 इनहेरेंट लिमिटेशंस है और पैराग्राफ A48, 45, 46, 47, 48, ये 4 पैराग्राफ्स एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल के आपके इनहेरेंट लिमिटेशंस के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से? बेयर एक्ट, ये पूरा का पूरा ओरिजिनल टेक्स्ट है, लेकिन इसको क्या है, लीगल लैंग्वेज होने के कारण थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल होगी। तो सीधा सीधा मैं आपको पॉइंट पर लेके आता हूँ। 3 मेजर कैटेगरीज की वजह से कैटेगरीज में आपको इनहेरेंट लिमिटेशंस दिखते हैं। अब ये जो पैराग्राफ आपका A45 है, ठीक है, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आखिरी लाइन यहाँ पर समझाने के लिए बताता हूँ। वो लाइन क्या होती है? द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट अराइज फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी ऑडिट की जो प्रोसेस है। अब जो हमारे इस दुनिया में कोई भी प्रोसेस होती है वो परफेक्ट नहीं होती, ठीक है, कुछ ना कुछ कमियां उसमें रहती है। तो सिमिलरली ऑडिट की प्रोसेस भी जो है, ऑडिट की प्रोसीजर्स भी जो है, या कोई भी ऑडिटर है वो परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती है। तो जो हमारी ऑडिट की प्रोसेस है, ऑडिट की जो प्रोसीजर्स है, उसमें क्या कमियां है, क्या लिमिटेशंस है, तो वो लिमिटेशन ये है कि पैराग्राफ नंबर A45 आपको वो लिमिटेशन समझाता है। वो लिमिटेशन क्या है? द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैनॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू 0, यानी जो हमारी ऑडिट रिस्क है, क्या रिस्क है कि ऑडिटर के चेक करने के बाद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट हो सकता है, आइदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, यानी गलत ओपिनियन जा सकता है। ये रिस्क है ऑडिट की। तो जो ऑडिटर है वो ऑडिट रिस्क को 0 नहीं कर सकता, वो एक्सेप्टेबली लो लेवल तक लेके आ सकता है। ये पहला लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि ऑडिट एविडेंस जो है वो हमेशा परसुएसिव नेचर का होता है। हमारे पास जो ऑडिट एविडेंस आता है वो कंक्लूसिव नेचर का नहीं होता है। कंक्लूसिव मीन्स व्हाट, कि उस डॉक्यूमेंट में, उस ऑडिट एविडेंस में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। और परसुएसिव ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है?
परस्यूएसिव ऑडिट एविडेंस का मतलब ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ या स्टाफ एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ऑडिटर को देगी, वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। वो इंफॉर्मेशन सही हो, इसके ऊपर ऑडिटर का कोई कंट्रोल नहीं है, और इस वजह से वो सारे के सारे एविडेंस कंक्लूसिव नहीं होते हैं। हमेशा उसमें डाउट बना रहता है कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फेक है। ठीक है, तो इस तरीके से दो लिमिटेशन ऑडिट की प्रोसेस में होती है। सबसे पहला, ऑडिट रिस्क कभी भी हम ज़ीरो नहीं कर सकते, और दूसरा, ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि हमारा जो ऑडिट एविडेंस होता है वो परस्यूएसिव नेचर का होता है, वो कंक्लूसिव नेचर का नहीं होता। ये पैराग्राफ आपको ऑडिट की प्रोसेस के लिमिटेशन एक्सप्लेन करते हैं। अब ये जो दो लिमिटेशन बताए हैं, कौन से दो लिमिटेशन? पहला, ऑडिट रिस्क कभी भी आप ज़ीरो नहीं कर पाओगे, ये आपका पहला लिमिटेशन है। ठीक है, दूसरा लिमिटेशन क्या है? कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाओगे, ये हो गया आपका दूसरा लिमिटेशन। एब्सोल्यूट एश्योरेंस आप कभी भी नहीं दे पाओगे। उसका रीज़न क्या है? आपके पास जो भी ऑडिट एविडेंस रहेगा वो परस्यूएसिव रहने वाला है, वो कंक्लूसिव नहीं रहने वाला है। तो ये आपका पहला लिमिटेशन है, ये आपका दूसरा लिमिटेशन है। अब ऑडिट में इस तरीके की सिचुएशन क्यों होती है? ऑडिट में हम लोग कंक्लूसिव एविडेंस क्यों नहीं निकाल पाते हैं? वो कारण है पॉइंट नंबर 1, 2 और 3। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या बताया गया है इस स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के पैराग्राफ में? द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट अराइज फ्रॉम, यानी ये जो दो लिमिटेशंस मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ये ऑडिट की सिचुएशन कुछ कारणों की वजह से निर्माण होती है। तो पहला कारण क्या है? द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये पहला कारण है जिसकी वजह से हमारे ऑडिट में इस तरीके की सिचुएशन निर्माण होती है, यानी लिमिटेशंस निर्माण होते हैं। दूसरा कारण क्या है? कौन सा कारण है जिसकी वजह से ऑडिट में लिमिटेशंस निर्माण होते हैं? दूसरा कारण आपका ये है, द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। और तीसरा कारण क्या है जिसकी वजह से ऑडिट की प्रोसीजर में लिमिटेशंस, इनहेरेंट लिमिटेशंस निर्माण होते हैं? तो तीसरा कारण आपका है ये, द नीड फॉर द ऑडिट टू बी कंडक्टेड विद इन द रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम एंड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। तो बेसिकली आप जब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 पढ़ोगे तो आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। वो क्या है कि आपको इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट मिलने वाले हैं पैराग्राफ A45, 46, 47, 48, इन 4 पैराग्राफ्स में। ठीक है, फिर जो आपका पहला पैराग्राफ है वो आपको ऑडिट के प्रोसेस के इनहेरेंट लिमिटेशंस बताता है। कौन से हैं? ऑडिट रिस्क ज़ीरो नहीं कर सकते पहला, और दूसरा एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते क्योंकि हमारा जो ऑडिट एविडेंस है वो परस्यूएसिव नेचर का है, वो कंक्लूसिव नेचर का नहीं है। ये आपके ऑडिट के प्रोसेस के लिमिटेशन है। और वो लिमिटेशन निर्माण क्यों होते हैं? तो वो लिमिटेशन निर्माण इन सेगमेंट्स की वजह से होते हैं। द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके बाद में पॉइंट नंबर 2, द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, पॉइंट नंबर 3, द नीड फॉर द ऑडिट टू बी कंडक्टेड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम एंड अ रीजनेबल कॉस्ट। बेसिक चीज़ आपको ये समझनी है। चलो अब हम आते हैं हमारे नोट्स के ऊपर कि हमें इस टॉपिक को अप्रोच किस तरीके से करना है। हमारा इंडेक्स कहा गया भैया, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अब वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में आपका एक सेगमेंट नहीं बताया गया था इनहेरेंट लिमिटेशन के पैराग्राफ में, जो है फ्यूचर इवेंट्स। अब ये फ्यूचर इवेंट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड क्यों किया है? क्योंकि पॉइंट नंबर 1, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऐसे 200 में आपको बताया गया है। उसके बाद में दिस इज नंबर 2, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ये भी ऐसे 200 में आपको बताया गया है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये भी आपके ऐसे में जो 3 कारण है जिसकी वजह से लिमिटेशन निर्माण होते हैं वो बताया गया है। अब ये जो नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये ऐसे 200 में इसी पॉइंट के अंदर, इसी सेगमेंट के अंदर कवर हो जाता है, इसीलिए मैंने भी उसको अलग से ट्रीट नहीं किया है। तो ये 4 पॉइंट्स आपके स्टडी मटेरियल में से कवर हो जाएंगे। आखिरी पॉइंट जो है फ्यूचर इवेंट्स का, वो ऐसे 200 के पैराग्राफ नंबर A45, 46, 47 में नहीं दिया गया है, वो हमारे स्टडी मटेरियल में दिया गया है, इसलिए हमने उसे भी इंक्लूड कर दिया। अब
हमारे पास टोटल स्टडी मटेरियल मिल के, यानी इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो इन दोनों का मिला के कंबाइंड नोट्स में आपको पूरा का पूरा जिस्ट मिलने वाला है, यानी सारे के सारे टॉपिक्स आपको एक जगह पर स्ट्रीमलाइन तरीके से मिलने वाले हैं। अब आ जाओ, अब हमेशा आपको याद रखना है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट दो होते हैं। पहला इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होता है? ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी ज़ीरो। ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी यानी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा इनहेरेंट लिमिटेशन, नो एब्सोल्यूट एश्योरेंस। इसका कारण क्या होता है? जो हमारा ऑडिट एविडेंस है AE वो हमेशा परसुएसिव नेचर का होता है, परसुएसिव नेचर का होता है। तो ये दो आपके मेन इनहेरेंट लिमिटेशंस है। ये दो इनहेरेंट लिमिटेशंस निर्माण होते हैं इन चार सेगमेंट्स यानी इन चार कारणों की वजह से। तो आओ अब हम देखते हैं कि ऑडिट की प्रोसेस में इनहेरेंट लिमिटेशंस निर्माण क्यों होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके बाद दूसरा है द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, तीसरा है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, एंड चौथा पॉइंट है फ्यूचर इवेंट्स। तो इन चारों पॉइंट्स को अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं। ये चार पॉइंट्स आपके इनहेरेंट लिमिटेशंस नहीं है, ये चार पॉइंट्स है आपके इनहेरेंट लिमिटेशंस निर्माण होने के कारण। आपके ऑडिट प्रोसेस के इनहेरेंट लिमिटेशंस दो है, ऑडिट रिस्क ज़ीरो नहीं हो सकती, और दूसरा इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि उसका ऑडिट एविडेंस हमेशा परसुएसिव नेचर का होता है, कंक्लूसिव नेचर का नहीं होता। ठीक है, ये वाले दो हमारे ऑडिट के इनहेरेंट लिमिटेशंस है, और ये वाले चार इनहेरेंट लिमिटेशंस निर्माण होने के कारण हैं। ठीक है, ये क्लैरिटी के साथ आप लोग समझ लेना, क्योंकि क्या होगा जब आप ये पढ़ोगे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सिक्वेंशियली उसको बता दिया है, तो आपको ऐसे लग सकता है कि पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 यही ऑडिट के इनहेरेंट लिमिटेशंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑडिट के इनहेरेंट लिमिटेशंस के लिए आपको ये पैराग्राफ समझना पड़ेगा। ये पैराग्राफ समझने के बाद आपको ध्यान में आएगा, जब आप अपना दिमाग लगाओगे, एनालिसिस करोगे, समझोगे, थोड़ा टाइम दोगे प्रोसेस को, तब आपको पता चलेगा कि ऑडिट के इनहेरेंट लिमिटेशंस यानी ऑडिट की प्रोसेस में नेचुरली वो कमी है, ये दो कमियां हैं। ठीक है, ऑडिट रिस्क कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, और एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी भी हम नहीं दे सकते, कितना भी अच्छा आप ऑडिट कर लो। ये दो इनहेरेंट नेचुरली एग्जिस्टिंग लिमिटेशंस है, इसीलिए उन्हें इनहेरेंट लिमिटेशंस कहा गया है। अब आपको ये क्लैरिटी के साथ एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आपको आंसर देना है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ये है और ये दो इनहेरेंट लिमिटेशंस निर्माण होने के कारण ये है। तो आपको रीजंस समझने हैं, ऑडिट रिस्क ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता और एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं मिल सकता, इनके कारण हमें समझने हैं। इस तरीके से हमको इस वाले टॉपिक को अप्रोच करना है। ये मैंने बार बार आपको इसलिए बताया कि आपके दिमाग में घुसना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बच्चों को लगेगा यार वीडियो लेक्चर तो है, 4 बार क्यों बता रहे हो, लेकिन बताना ज़रूरी है। जब तक मैं 4 बार नहीं बताऊंगा तब तक भेजे में बात नहीं घुसेगी। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, हमको बहुत सारी पढ़ाई करनी है, 6 सब्जेक्ट पढ़ाई करनी है सितंबर तक। सही बात है ना, तो टाइम नहीं होता, तो मेरा काम था बताना। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप अप्रोच करोगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के तरफ जाने वाले हैं पढ़ाई करने के लिए। तो आ जाओ, स्कोप ऑफ ऑडिट हो गया है हमारा, उसके बाद में ये आ गया हमारा इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो जो जिस्ट था इस कॉन्सेप्ट का वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है मित्रों, तो आपका जो ऐसे 200 है उसका भी मैंने आपको बता दिया, प्लस ICAI का स्टडी मटेरियल जो है उसका दोनों का जिस्ट मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया, और वो चीज़ें कंबाइन करके मैंने आपके लिए ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं।
तो अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो अलग अलग जगह पर स्कैटर्ड कॉन्सेप्ट था आपका, वो मैंने आपको स्ट्रीमलाइन करके ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे लाके दिया है। तो अब ध्यान से आप देखो, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ये इनहेरेंट लिमिटेशन जो वर्ड है ना, इसका हम मीनिंग समझ लेते हैं। तो ये मीनिंग मैंने इनहेरेंट लिमिटेशन का मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशन इस टर्म का, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। Inherent limitations of audit refers to the natural constraints or restrictions that exist in auditing process due to the nature of the task itself। यानी आप जिस तरीके का काम करते हो ना, उस काम में वो कमी हमेशा रहने ही वाली है। नेचर ऑफ द टास्क इटसेल्फ, यानी ऑडिट की प्रोसीजर का नेचर ही वैसा है जिसकी वजह से उसमें इनहेरेंट लिमिटेशंस आना एकदम स्वाभाविक बात है, एकदम नेचुरल बात है। फिर से एक बार पढ़ो। Inherent limitations of audit refers to the natural constraints or restrictions, natural constraints or restrictions that exist in auditing process due to the nature of task itself। तो अभी वापस मैं आपको एक बार ऐसे 200 के टेक्स्ट में लेके जाना चाहता हूँ, वहाँ पे मैं आपको कुछ बात दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, The auditor is not expected and cannot reduce audit risk to zero। यानी ऑडिट की प्रोसीजर का इनहेरेंट नेचर ही ऐसा है कि ऑडिटर चाहे तो भी ऑडिट रिस्क को ज़ीरो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उस टास्क का नेचर ही वैसा है कि उसमें हमेशा रिस्क रहने ही वाली है। एंड cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statements are free from material misstatement ड्यू टू फ्रॉड और एरर। यानी हमेशा ये चांसेस बने रहेंगे कि जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करने के लिए प्रोवाइड किए गए हैं उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर प्रेजेंट रहने की हमेशा चांसेस है। भले ही आपने कितना भी अच्छा ऑडिट किया हो, वो हमेशा 2%, 3%, 1% चांस रहने वाला है। तो ऑडिटर कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैंने एक बार ऑडिट किया यानी 100% इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। वो क्यों ऐसी चीज़ें होती है, हम आगे पढ़ने वाले हैं उसको। दिस इज़ बिकॉज देर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट विच रिजल्ट इन द मोस्ट ऑडिट एविडेंस on which the auditor draws conclusions and bases the auditor's opinion being persuasive rather than conclusive। अब यहाँ पे ये wording देखो, the inherent limitations of an audit arise from, यानी ये कारण है। the inherent limitations क्या है, point number 1 cannot reduce audit risk to zero and cannot provide absolute assurance। तो ये जो inherent limitations है, this arise फ्रॉम फॉलोइंग रीजन्स। तो वो रीज़न कौन से है, ये 4 मेजर रीजन्स है। इसमें फ्यूचर इवेंट्स भी हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आपको शब्दों को समझना पड़ेगा। जब आपको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का पूरा नॉलेज आएगा, तब ऑडिट के चैप्टर्स जब आप पूरी तरीके से पढ़ोगे, तब आपको एक कलेक्टिव विजन मिलेगा कि एक्चुअल में ऑडिट में हमें करना क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्लैरिटी के साथ एक बात उसका इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट का मीनिंग समझा दिया। अब हमारा नेक्स्ट फोकस कहाँ पे होने वाला है, अब हमारा नेक्स्ट फोकस रहने वाला है इनहेरेंट लिमिटेशंस के कारणों को समझने के लिए। ठीक है, The auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero and cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error। This is because there are inherent limitations of an audit which result in most of the audit evidence on which the auditor draws conclusions and bases the auditor's opinion being persuasive rather than conclusive। कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस हमें कहाँ पे मिलेगा, जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन ऑडिट में हमेशा रीजनेबल
सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करेंगे, उसके बेसिस के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट होगा और उसके बाद हम अपना ऑडिटर का ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट में रिटर्न फॉर्मेट में शेयर होल्डर्स या जो भी एंटिटी है उसको सबमिट करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ इन्होंने यहाँ पे हमें क्लियर कर दी। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये जो ऑडिट के इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं उसके कारण क्या है। द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट अराइज फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है मतलब क्या होता है कि हमारा एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या होता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है। इसका मतलब क्या, किसी के जेब से पैसा बाहर जाएगा और किसी के जेब में गुड्स एंड सर्विसेज आने वाली है। दैट मीन्स पैसों के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। ये बेसिक चीज़ होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। तो हमारी अकाउंटिंग सिस्टम में जो 7 स्टेप्स है वो क्या कहती है कि जब भी आपको ऐसा ट्रांजैक्शन दिखे जिसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है, दैट मीन्स ऐसे ट्रांजैक्शंस जहाँ पे करेंसी इस्तेमाल होती है तो वहाँ पे आप अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टोटल 7 स्टेप्स है। आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, समराइज करो, उसके बाद में उसको एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो और कम्युनिकेट करो। तो 3 सेगमेंट्स में हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड एक्सटेंडेड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो अब ये जो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, यानी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रोसेस है जिसमें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं और अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके यूज़र्स को कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रोसेस है उसके नेचर के कारण इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑडिट की प्रोसेस में भी आ जाते हैं। तो ये जो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है इसमें क्या कमियां हैं, तो इसमें जो चीज़ें हैं वो अभी हमको पढ़नी है। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन हमारा शुरू होता है। पॉइंट नंबर 1, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय मैनेजमेंट in applying the requirements of the entity's applicable financial reporting framework to the facts and circumstances of the entity। यानी जो हमारी बिजनेस और या जो हमारी बिजनेस एंटिटी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए मैनेजमेंट जो है उसको बहुत सारे एस्टिमेट्स, जजमेंट्स और डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो मैनेजमेंट के नॉलेज के बेसिस के ऊपर मैनेजमेंट लेती है। फिर मैनेजमेंट को ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे यानी उस पर्टिकुलर एंटिटी को कौन से प्रकार का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई करता है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कौन से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कौन से IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कौन सा फॉर्मेट उनको अप्लाई होता है, टैक्सेशन के कौन से प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, GST के कौन से प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, फैक्ट्री लॉज, लेबर लॉज, एनवायरमेंटल लॉज, इट्स PF एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, इसके कौन से प्रोविजंस आपकी एंटिटी को अप्लाई होते हैं, उसके बेसिस के ऊपर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिपेयर होता है। तो इन सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है और वो डिसीजन मैनेजमेंट को लेना पड़ता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, इन एडिशन मैनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहले टॉपिक में आपको लिखना है कि जजमेंट ये कीवर्ड है आपका। दूसरा टॉपिक, इन एडिशन many financial items involve subjective decisions or assessments or a degree of uncertainty। तो पॉइंट नंबर 2 के कीवर्ड्स कौन से हैं आपके? सब्जेक्टिव डिसीजंस, असेसमेंट्स, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी पक्का नहीं है कि इसका किसी ट्रांजैक्शन का आउटकम क्या होगा। ठीक है, हमें आउटकम क्या होगा किसी ट्रांजैक्शन का इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है। ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, जैसे वेदर फोरकास्ट होता है तो फोरकास्ट में अगर बताया कि बारिश आने वाली है तो कोई सर्टेनिटी नहीं है कि बारिश आएगी ही। उन्होंने क्या किया, कुछ वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट जो होता है कुछ सर्टन पैरामीटर्स होते हैं एनवायरनमेंट में, उसका एनालिसिस करके वो एक मैथमेटिकल फार्मूला और पास्ट डेटा के हिसाब से अपना जजमेंट तैयार करता है। तो सिमिलरली मैनेजमेंट भी क्या करती है कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हो या कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल इवेंट हो जो बिजनेस लाइफ साइकिल में ऑकर होता है यानी घटित होता है,
तो पास्ट में ऐसे ट्रांजैक्शन या इवेंट हुए हैं या नहीं, या उसका फ्यूचर में कोई अगर गवर्नमेंट लॉज चेंज करने वाली है, टैक्सेशन प्रोविजन चेंज करने वाली है, तो उसके बारे में अभी हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस एंटिटी उसके बिजनेस एनवायरनमेंट का थोड़ा बहुत एनालिसिस करती है और फिर डिसीजंस लेती है। तो ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव डिसीजंस, असेसमेंट्स और डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी, इन 4 कैटेगरीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे लाइन आइटम्स होते हैं जिसमें मैनेजमेंट को सब्जेक्टिव डिसीजन लेना पड़ता है, अलग अलग प्रकार के असेसमेंट लगाने पड़ते हैं क्योंकि उनमें अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, and there may be range of acceptable interpretations or judgments that may be made। यानी एक ही फाइनेंशियल आइटम को एक व्यक्ति किसी एक प्रकार से इंटरप्रेट करेगा, यानी अलग तरीके से समझेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरे तरीके से समझेगा, है ना। अगर मैं आप लोगों को, जैसे हम एक कुकिंग का एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, उन 5 स्टूडेंट को सेम इंग्रेडिएंट्स दिए, सेम सारे पैरामीटर्स रखे, लेकिन फिर भी उन 5 स्टूडेंट्स जो भी आइटम कुक करेंगे उसका टेस्ट अलग होगा, एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होगा। इसी तरीके से हम ह्यूमंस जो है, जब अकाउंटिंग की बात आती है तो हर एक व्यक्ति प्रोविज़न का अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन करता है, चाहे वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, ये बात अलग है। लेकिन ये वाला पॉइंट हमें ये चीज़ बताने की कोशिश करता है कि देयर में भी रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशंस, 2 अलग अलग इंटरप्रिटेशंस भी निकले तो भी वो लीगली एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। अब आपके एंटिटी के लिए कौन सा सबसे सूटेबल है, आपने पास्ट में कौन से तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रैक्टिसेस फॉलो की है, उसके बेसिस के ऊपर वो डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, दैट मे बी मेड कॉन्सिक्वेंटली सम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स आर सब्जेक्ट टू इनहेरेंट लेवल ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी उनकी अमाउंट में हमेशा वेरिएंस रहने वाला है, which cannot be eliminated by application of additional auditing procedures. For example, this is often the case with respect to certain accounting estimates। इसके एग्जाम्पल हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 हमारा अच्छे से समझ के हो गया है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, nevertheless the essays require the auditor to give specific considerations to whether accounting estimates are रीजनेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यहाँ पे भी एब्सोल्यूट वर्ड नहीं हुआ है, तो हमें क्या सचेत कर दिया है, ऐसे 200 हमें सचेत करता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब होती है तब ये जो एंटिटी की मैनेजमेंट होती है ये बहुत सारे जजमेंट्स लेती है, बहुत सारे सब्जेक्टिव डिसीजंस लेती है, असेसमेंट करती है, क्योंकि उनके फाइनेंशियल आइटम्स में अनसर्टेनिटी होती है, उनके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप कितना भी अच्छा ऑडिट कर लो, आप कितने भी एडिशनल ऑडिटिंग प्रोसीजर्स लगा लो, जो ये वेरिएबिलिटी है, ऑल्टरनेटिव्स है, इसको आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, इनको आप ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ऐसे 200 क्या कहता है, हमें सचेत करता है। नेवरदलेस द एसेज रिक्वायर द ऑडिटर to give specific consideration to whether the accounting estimates are reasonable। यानी एक ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते वक्त कौन से जजमेंट्स लिए, कौन से सब्जेक्टिव डिसीजंस लिए, असेसमेंट्स किए और कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए हैं जिसमें थोड़ी बहुत अनसर्टनिटी रहती है। ऐसे चीज़ों को भी आपको चेक करना पड़ेगा। गिव स्पेसिफिक कंसिडरेशन टू वेदर द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर रीजनेबल। तो जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स के इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी को चेक करते हैं, उसी तरीके से एक ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि मैनेजमेंट ने जो भी जजमेंट्स, असेसमेंट, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए हैं जिसके बेसिस के ऊपर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन अमाउंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है, तो उनको भी स्पेसिफिक कंसिडरेशन देके वो अकाउंटिंग एस्टिमेट रीजनेबल है या नहीं ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, in the context of applicable financial reporting framework and related disclosures and to the qualitative aspects of entities accounting practices including indicators of possible bias in management's judgments। तो ऐसा हो सकता है कि जब कोई मैनेजमेंट अपना जजमेंट ले रही हो तो वो हमेशा खुद के फेवरेबल ही जजमेंट ले। ठीक है, और खुद के फेवरेबल जजमेंट लेने के कारण फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ट्रू एंड फेयर नेचर कॉम्प्रोमाइज़ होता है।
तो इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? अगर मैनेजमेंट के जजमेंट में बायस है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गलत तरीके से होगी, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जाएगी। अगर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जाएगी तो जो भी हमारे यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो अपना इकोनॉमिक डिसीजन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बेसिस पर लेने वाले हैं, उनका डिसीजन पे भी इम्पैक्ट होने वाला है। तो इस वजह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर समझाने के लिए हमें ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 बताया गया है। अब ये जो जजमेंट्स है, जो ये वेरिएबिलिटी है, जो अनसर्टनिटी है, ये अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। इनको समझाने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल समझने के बाद आपको ये वाला पैराग्राफ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से ऑडिट की प्रोसेस में इनहेरेंट लिमिटेशंस निर्माण क्यों होते हैं। तो आ जाओ, पहला एग्जाम्पल देखो। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय मैनेजमेंट। तो जजमेंट में क्या होता है? सबसे पहला एक हमारा कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, डिसाइडिंग व्हेन टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी एक्रूअल बेसिस पे आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है या रिसीप्ट बेसिस पे करना है। तो ये जो जजमेंट है किसी भी फाइनेंशियल आइटम का रेवेन्यू से रिलेटेड, ये मैनेजमेंट ले सकती है। तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त मैनेजमेंट ने किसी प्रकार का कोई एस्टिमेट या जजमेंट किया है तो ऑडिटर को उसे चेक करना पड़ेगा और उस रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाले आइटम का जो जजमेंट मैनेजमेंट ने लिया है वो रीजनेबल है या नहीं, इसके बारे में खुद को इंश्योर करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर। फिर जजमेंट में दूसरा एग्जाम्पल आपका आता है डेप्रिसिएशन मेथड्स का। अलग अलग डेप्रिसिएशन मेथड्स होती है हमारे पास। चूजिंग अ मेथड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन मेथड वर्सेस डिक्लाइनिंग बैलेंस यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ करना चाहिए, ये जजमेंट भी मैनेजमेंट लेगी। तो ऑडिटर को क्या करना है? उसे चेक करना है, उसका रीजनेबलनेस चेक करना है। और पास्ट में मैनेजमेंट ने फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड अगर फॉलो की है करंट ईयर में, जिसका आप ऑडिट करने वाले हो, कर रहे हो, तो पास्ट ईयर्स में भी मैनेजमेंट ने स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज़ की है या नहीं, ये इंश्योर करना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करती है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज़ करती है, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने पास्ट में भी सिमिलर मेथड यूज़ करके डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। अगर मैनेजमेंट करंट ईयर में पिछले साल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ की है और करंट ईयर में यहाँ से शिफ्ट होके रिटर्न डाउन बैलेंस यानी डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यानी डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में शिफ्ट हो रही है, तो ऐसा क्यों कर रही है, उसका जस्टिफिकेशन भी मांगना पड़ेगा। ठीक है। और ऐसे अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करते हो तो उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे क्या इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में भी ऑडिटर को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। फिर पॉइंट नंबर सी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी दो तीन मेथड होती है। सिलेक्टिंग एन इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, फीफो मेथड, लीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। उसके बाद में आपके पास होती है, आपके स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आपका जो वैल्यूएशन है इन्वेंट्री का, जो बैलेंस शीट में दिखने वाला है, वो कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। तो आप किस तरीके से अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करते हो, गिनते हो, वैल्यूएशन करते हो, वो सारा मैनेजमेंट का जजमेंट होता है। फीफो फॉलो करना है, लीफो फॉलो करना है, वेटेड एवरेज फॉलो करना है। फिर अगर मैनेजमेंट ने वेटेड एवरेज डिसाइड किया तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है, क्या वो उस स्पेसिफिक बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए रीजनेबल है या नहीं, उसको चेक करना ऑडिटर की ड्यूटी बनती है। ठीक है। तो ये जो हमारा पहला पॉइंट था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त बहुत सारे जजमेंट्स और लेने पड़ते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, डेप्रिसिएशन मेथड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते वक्त बहुत सारे अकाउंटिंग के एस्टिमेट्स भी करने पड़ते हैं। वो कौन से होते हैं? तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी ये आइटम आपका बैलेंस शीट में दिखने वाला है अंडर प्रोविजंस में। ठीक है, जो आपका नुकसान दिखने वाला है। तो उसमें क्या करोगे आप? एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स दैट मे नॉट बी कलेक्टेड। तो ऐसे कौन से आपके डेटर्स है जो आपका पैसा डुबाने वाले हैं, तो इसके बारे में भी एक एस्टिमेट करना पड़ेगा मैनेजमेंट को। अगर मैनेजमेंट कहती है कि 1 लाख रुपए के हमारे डेटर्स है जो
बैड डेट्स होने वाले हैं, तो उसका प्रोविज़न अगर आपको बैलेंस शीट में दिखता है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अगर दिखता है, तो वो 1 लाख ही क्यों है, 90,000 क्यों नहीं या 1,10,000 क्यों नहीं? इसका जस्टिफिकेशन मैनेजमेंट से मांगना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा उनको कि आप 1 लाख की अमाउंट पर कैसे अराइव हुए। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट वाला आइटम आप चेक करोगे एस्टिमेट्स के बारे में। फिर वारंटी लाइबिलिटीज़, जो गुड्स या सर्विसेज कोई भी बिजनेस एंटिटी बेचती है, तो बदले में या तो गारंटी बताती है कि प्रोडक्ट की गारंटी 1 साल की 2 साल की होगी, या वारंटी देती है। तो जो आप गुड्स बेचते हो, तो एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी वारंटी लाइबिलिटीज़ कितनी ड्यू होती है, यानी ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जो वारंटी क्लेम करने के लिए गुड्स को वापस आपके पास लेके आते हैं। तो ऐसे कस्टमर्स के लिए भी आपको एस्टिमेट यानी प्रोविज़न बना के रखनी पड़ेगी। प्रेडिक्टिंग फ्यूचर वारंटी क्लेम्स बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड करंट कंडीशंस। तो अब इसमें भी आप एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते हो। अभी ऐसा हो सकता है कि आपने 1 लाख रुपए की प्रोविज़न बना के रखी, तो ऐसा हो सकता है कि वारंटी के लिए सिर्फ केवल 50,000 वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू के कस्टमर ही आपके पास क्लेम करने आए, तो आपने क्या किया, एक्सेस प्रोविज़न बना के रख दी। ऐसे केस में आपकी प्रोविज़न एक्सेस हो जाएगी, वो आप कैरी फॉरवर्ड करके रखोगे अगले साल के लिए। अगर 1 लाख की प्रोविज़न बना के रखी और 1.5 लाख का क्लेम आ गया वारंटी का, तो क्या हुआ, आपने अंडर प्रोविज़न करके रखा, तो आपको करंट ईयर में 1 लाख से 1.5 लाख यानी 50,000 का एक्सेस प्रोविज़न करके रखना पड़ेगा। तो ये सिचुएशंस होती है। तो ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हमें क्या एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट नंबर 2 में, ये हमें एक्सप्लेन करते हैं डिग्री ऑफ अनसर्टनिटी और वेरिएबिलिटी। यानी हम जो एस्टिमेट करते हैं, हम जो बजट करते हैं, हम जो फोरकास्ट करते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही होगा ऐसी बात नहीं है, उससे कुछ अलग भी हो सकता है। इनहेरेंट वेरिएबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ आइटम्स में, जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो ऐसे 2 एग्जांपल्स हमने देख लिए, पहला है अलाउंस फॉर डेट्स, दूसरा है वारंटी ऑफ लाइबिलिटीज़, और तीसरा है यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट्स। जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, मशीनरी होता है, उसकी एक स्पेसिफिक यूज़फुल लाइफ होती है। जब आप किसी भी कंपनी से मशीनरी खरीदते हो, तो उसके साथ आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है। उस यूज़र मैनुअल में मशीनरी या जो भी आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी आप मशीनरी खरीदते हो, जो भी आप एसेट खरीदते हो, उससे रिलेटेड सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन उसमें दी गई होती है। और उसमें जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो अपने तरफ से एक यूज़फुल लाइफ भी उसकी बता देता है कि भाई ये मशीन 5 साल तक चलेगी, या 10 साल तक चलेगी, या 15 साल तक चलेगी। तो ऐसे एस्टिमेट को क्या कहते हैं, यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट। उसके बाद में भी चल सकती है। जैसे हम कोई मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तो मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी क्या बोलती है, आरटीओ क्या बोलता है कि भाई 15 साल तक आपका पीयूसी, ग्रीन टैक्स वगैरह वो सब वैलिड रहेगा। 15 साल के बाद इस मशीनरी की कोई गारंटी नहीं है, इस इंजन से जो एमिशन निकलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको हर बार आरटीओ में जाके उसको रिन्यू कराते रहना पड़ता है। उस मशीनरी की पीयूसी कहिए या इंजन टेस्ट कहिए, जो भी एमिशन टेस्ट है वो करके उसके बेसिस के ऊपर आपको फिर से फर्दर एक्सटेंशन मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ऑटोमोबाइल है उसका एक स्पेसिफिक लाइफ होता है ग्रीन एमिशन का। उसके बाद हमें कंटिन्यू बेसिस के ऊपर उसको चेक करवाते रहना पड़ता है, उसका टेस्टिंग कराते रहना पड़ता है। और टेस्टिंग के बाद, एमिशन के डेटा के बाद हमें पता चलता है कि अब अगले 2 साल के लिए हम इस मशीन को चला सकते हैं, यानी ऑटोमोबाइल को चला सकते हैं। तो सिमिलरली हम जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मशीनरी या किसी एसेट की बात करते हैं, किसी लैपटॉप की बात करते हैं, किसी डेस्कटॉप की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं, एसी, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, कोई भी आप एसेट ले लो जो आपके बिजनेस में यूज़ होने वाला है, उसकी एक स्पेसिफिक यूज़फुल लाइफ होती है। अब आप किसी भी एसेट की यूज़फुल लाइफ के बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हो सकता है वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाए और आपका शॉर्ट सर्किट हो जाए, टीवी ख़राब हो जाए, है ना। हो सकता है वोल्टेज के कारण आपका फ्रिज ख़राब हो जाए, एसी ख़राब हो जाए। हो सकता है अर्थक्वेक आ जाए बीच में, आपकी मशीनरी ख़राब हो जाए। तो यूज़फुल लाइफ जो है उसकी, उससे कम भी हो सकता है आपका यूज़, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो क्या हो गया, इनहेरेंट वेरिएबिलिटी, यानी वैरी करता है ये सब। इसीलिए इसमें एस्टिमेट लगाना पड़ता है, गेस वर्क होता है, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। Estimating the useful life and residual value of property, plant and equipment for depreciation purposes। तो ऑडिटर को ध्यान देके वेरी स्पेसिफिकली हमें पहले ही बताया गया पॉइंट नंबर 3 में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते वक्त जो भी
जजमेंट्स लेगी मैनेजमेंट, जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होंगे उसको आपको स्पेसिफिक कंसिडरेशन देके उन चीज़ों का रीजनेबलनेस आपको टेस्ट करना है। ठीक है, तो ये 3 बातें हमारे पास अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड हो गई। अब हम बात करते हैं हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस भी फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में देना चाहिए ऑडिटर का। अब ये एग्जाम्पल है, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इन 3 के अलावा भी बहुत सारे आइटम्स हैं जिसमें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मैनेजमेंट का जजमेंट और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो होती है। लेकिन मैं आपको बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट तो नहीं बता सकता, करेक्ट। तो इसीलिए हमने क्या किया, जो सबसे कोर इश्यूज है उनको हमने यहाँ पे ऑडिट में कंसिडर किया है। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जब मैनेजमेंट फॉलो करती है तब उसमें हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि उसमें गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। तो पहला क्या हो गया, कैपिटलाइजेशन वर्सेस एक्सपेंसिंग, यानी अगर आपका कोई फाइनेंशियल आउटले है, आपके जेब से पैसा बाहर जा रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसका जजमेंट, इसका डिसीजन मैनेजमेंट को लेना पड़ेगा। वो कैसे लेगी मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगी कि उस एसेट से हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है, क्या उस एसेट का बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलने वाला है या 1 साल तक या 1 साल के कम मिलने वाला है। तो अगर 1 साल से ज़्यादा कोई एसेट अगर हमें बेनिफिट देती है तो हम उसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट। 1 साल से कम अगर बेनिफिट देती है, 1 साल तक बेनिफिट देती है, तो हम उसे कहते हैं करंट एसेट। ठीक है, अब जो रेवेन्यू है, तो इसी तरीके से क्या होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी जो आप रेवेन्यू कमाते हो उसको ऑन करने के लिए आपका जो खर्चा है वो लॉन्ग टर्म खर्चा होता है और शॉर्ट टर्म खर्चा होता है। तो शॉर्ट टर्म खर्चे को जो है हम एक्सपेंस में डाल देते हैं और लॉन्ग टर्म खर्चे को हम कैपिटलाइज करते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं और उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इस तरीके से हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में वर्किंग चलता है। फिर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में आप देखोगे कि मैनेजमेंट ने कौन से एक्सपेंसेस का डिसीजन किस तरीके से किया है। डिसाइडिंग वेदर टू कैपिटलाइज अ कॉस्ट, एग्जाम्पल डेवलपमेंट कॉस्ट और एक्सपेंस इट इमीडिएटली। क्योंकि क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये डिसीजन ले पाना कि कौन से एक्सपेंस को हमें कॉस्ट में डालना है, कौन से एक्सपेंस को हमें रेवेन्यू एक्सपेंस करके P&L में उसी 1 साल में क्लेम कर लेना है। तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होगा कि अगर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके डेप्रिसिएशन पे आएगा, और डेप्रिसिएशन अगर कोई एक्सपेंस आप रेवेन्यू एक्सपेंस क्लेम करके उसी साल में क्लेम कर लेते हो तो आपका टैक्सेशन कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी एक्सपेंस को कैपिटलाइज किया और उसको 10 साल में डेफर किया तो क्या होगा, आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट 10 साल तक मिलते रहेगा। तो इसमें क्या होता है, आपके प्रॉफिट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। कैपिटलाइजेशन करोगे तो प्रॉफिट एकदम ज़्यादा कम नहीं होगा, एक्सपेंस में दिखा दोगे तो प्रॉफिट एकदम ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें होती है कुछ। तो आपको अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में मैनेजमेंट की अकाउंटिंग प्रैक्टिस क्या है, रिलेटिंग टू डेवलपमेंट कॉस्ट, क्या उसे कैपिटलाइज करती है या एक्सपेंस करती है, उसके पीछे का रैशनल क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर एज एन ऑडिटर ये आपकी ड्यूटी होती है। पॉइंट नंबर 2, जब हम लीज ट्रांजैक्शन को देखते हैं तो उस लीज का क्लासिफिकेशन किस कैटेगरी में करना है वो डिसीजन भी इंपॉर्टेंट होता है। डिटरमाइनिंग वेदर अ लीज इज़ अ फाइनेंस लीज और एन ऑपरेटिंग लीज बेस्ड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अगर आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं लीज ट्रांजैक्शन दिखता है, इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी कहीं पर भी, तो आपको उसका क्या करना है, क्या वो फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, उसके बेसिस के ऊपर आपको डिसीजन लेना है। और ऑडिटर को ऐसे ट्रांजैक्शंस को स्पेसिफिक कंसिडरेशन देके उन जजमेंट्स का, उन एस्टिमेट्स का, उन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का रीजनेबलनेस चेक करना पड़ेगा। फिर पॉइंट नंबर C हम देखते हैं, उसमें क्या होता है, रेवेन्यू एलोकेशन, एलोकेटिंग रेवेन्यू टू मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। अब ये जो रेवेन्यू एलोकेशन है ये एक यूनिक पॉइंट होता है। तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा कि ऑडिटर को जो भी ऑब्लिगेशन है, बेसिकली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर
आपका कॉन्ट्रैक्ट 10 साल तक चलने वाला है, तो क्या 10 साल का रेवेन्यू अगर आपको पूरा का पूरा एडवांस में दे दिया तो क्या आप एक ही साल में उसे रिकॉग्नाइज करोगे, या जितना काम हुआ उस हिसाब से रेवेन्यू को उन पर्टिकुलर ईयर्स में एलोकेट करते जाओगे और 10 साल में उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे? आप कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो करोगे? पूरा का पूरा रेवेन्यू एक साथ रिकॉग्नाइज कर लोगे या फिर उनको उस रेवेन्यू को 10 साल में एलोकेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट? इसका मतलब क्या हुआ? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, है ना। ये अगर आपने टास्क किया तो 10 रुपये मिलेंगे, ये टास्क किया तो 1000 मिलेंगे, इतने टास्क किए तो पूरे आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिस्ट होगी कि आपको क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है। एक एक टास्क आपका कंप्लीट हुआ तो उतनी अमाउंट आपकी अनलॉक होते जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में 1 2 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर अब आता है हमारा मैनेजमेंट बायस का भी एक पॉइंट हमने देखा था कि जो मैनेजमेंट है वो जब डिसीजन लेती है रिगार्डिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग जजमेंट्स लेती है अलग अलग चीज़ों के बारे में, उसके बाद में और तीसरा पॉइंट क्या था? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट। इन 3 चीज़ों में कहीं मैनेजमेंट का बायस है या नहीं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम? तो उसका भी हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। बायस ऑफ मैनेजमेंट इन जजमेंट्स, एस्टिमेट्स एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इसका मतलब क्या हुआ? जो अभी तक हम लोगों ने 3 बातें यहाँ पर डिस्कस की है, इन 3 सेगमेंट्स में कहीं मैनेजमेंट का बायस तो नहीं है, यानी कहीं मैनेजमेंट ने गलत डिसीजन तो नहीं लिया है। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। फिर उसमें क्या देखोगे आप? पॉइंट नंबर ए, बायस ऑफ मैनेजमेंट में हमारा पहला एग्जांपल क्या कहता है? ओवर एस्टिमेटिंग रेवेन्यूज, रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू टू अर्ली और इन्फ्लेटिंग सेल्स फिगर्स टू प्रेजेंट अ मोर फेवरेबल फाइनेंशियल पोजीशन। कभी कभी क्या होता है कि जब किसी बिजनेसमैन को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लोन पर चाहिए होता है या वो पब्लिक इशू लाने वाला होता है, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं लोग? अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ा के दिखाते हैं ताकि शेयर की प्राइस ज़्यादा बढ़े, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें ज़्यादा लोन दे, कैपिटल दे, या कोई इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करे। तो इस तरीके के आपको मैनेजमेंट बायस रेवेन्यू में देखना है कि जितना है उतना दिखना चाहिए, ट्रू एंड फेयर नेचर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जब आप रेवेन्यू को ओवर एस्टिमेट करके बताओगे तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर नेचर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो ऑडिटर को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा क्या है? अंडर एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस, डिलेइंग एक्सपेंस रिकॉग्निशन और मिनिमाइजिंग एक्रूअल्स टू बूस्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। तो यही फिर से चीज़ हुई कि आप अपने एक्सपेंसेस को कम भी दिखा सकते हो, ज़्यादा भी दिखा सकते हो। आप अपने रेवेन्यूज़ को ज़्यादा भी दिखा सकते हो, कम भी दिखा सकते हो, ताकि आपका जो मोटिव है, दैट मीन्स मैनेजमेंट का जो मोटिव है, उसको फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट डिसीजन लेते वक्त ये बायस रख सकती है कि अगर रेवेन्यू को ज़्यादा दिखाना हमारे फेवर में है तो ज़्यादा दिखा दो, रेवेन्यू को कम दिखाना हमारे फेवर में है तो कम दिखा दो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की फिगर को, एक्चुअल फिगर्स को ना दिखाते हुए अपना मोटिव फुलफिल करने के लिए एक बायस लेके कम या ज़्यादा दिखाते हो, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर नेचर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या दिखता है? मैनिपुलेटिंग असेट वैल्यूएशंस, adjusting asset valuations to meet financial targets और manipulate key financial ratios। अब जब आप एसेट की वैल्यू मैनिपुलेट करते हो, दैट मीन्स व्हाट? फिक्स्ड असेट, टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट, असेट अंडर डेवलपमेंट यानी वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें कैटेगरीज आपकी एसेट में आती है। जब आप किसी भी एसेट के वैल्यूएशन में मैनिपुलेशन करते हो, दैट मीन्स एसेट की जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिख रही है, कभी अगर आप उससे कम दिखाओ तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम हो जाएगा। अगर आप अपनी एसेट की वैल्यू बढ़ाओ तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा? डायरेक्टली आपके जो फाइनेंशियल यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, तो आपका प्रॉफिट, अगर आपने डेप्रिसिएशन का अपने असेट का रिवैल्यूएशन किया, असेट की वैल्यू बढ़ा दी, तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा समय तक मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपने एक सीक्रेट रिजर्व तैयार कर लिया है डेप्रिसिएशन का नाम का, और आप टैक्स की चोरी यानी टैक्स इवेजन कर सकते हो। सिमिलरली आप अपने एसेट की वैल्यू कम भी दिखा सकते हो। क्यों? ताकि आप उस एसेट को जल्दी डिस्पोज ऑफ कर पाओ। कभी कभी क्या होता है,
अब ये हमारा जो कॉर्पोरेट सिनेरियो है उसमें क्या होता है, ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। जो ओनर्स होते हैं वो पैसा देते हैं और जो मैनेजमेंट होता है वो बिजनेस कंडक्ट करता है। तब मैनेजमेंट और ओनर अगर इन दोनों में कुछ डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट है, ओनर कहते हैं कि नई मशीनरी लाने की ज़रूरत नहीं है और मैनेजमेंट कहता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, हमें नई मशीनरी, नए सॉफ्टवेयर, सब नई सिस्टम चाहिए, ओनर कहता है भैया नहीं मिलेगा, तो मैनेजमेंट क्या कर सकती है, डिसीजन ले सकती है कि भाई एसेट का वैल्यूएशन ज़ीरो कर डालो, उसको बता दो ऑब्सोलीट और बाहर करो, जबकि वो मशीन काम की है ना, वो मशीन काम में आ सकती है, लेकिन मैनेजमेंट के बायस की वजह से उसने ऐसा डिसीजन लिया। तो ये 3 मुद्दे आपको मैनेजमेंट के बायस के हमने बता दिए। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पहला जो हमारा था नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें क्या क्या झोल झपाटे हो सकते हैं वो पैराग्राफ A46 में हमने सीख लिया। जो हमने पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए वही आपके ऐसे 200 में पैराग्राफ नंबर A46 में बताए गए हैं। ये वाला जो है ना द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो इसी पैराग्राफ को हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है, उसको पॉइंट वाइज अरेंज करके पढ़ा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में अलग लगेगा, लेकिन पूरा का पूरा मटेरियल यही से है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है जजमेंट, है ना, यहाँ पे भी आपको सब्जेक्टिव डिसीजंस दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको असेसमेंट्स दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी दिख रहा है, पूरा का पूरा वही है, बस हमने क्या किया, पॉइंट वाइज अरेंज किया और उसका एग्जाम्पल्स अच्छे से कंडक्ट किया। आपके ऐसे 200 में और हमारे स्टडी मटेरियल में उतने सारे एग्जाम्पल्स आपको नहीं मिलेंगे, ये एग्जाम्पल्स मैंने अलग से स्पेसिफिकली आपके नोट्स में इंक्लूड किए हैं। ठीक है जी, तो आपको इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में जो पहला रीज़न है द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें ये इतने सारे एग्जाम्पल्स की जो गोल्ड माइन है इस टॉपिक को समझने के लिए, वो आपको आपके स्टडी मटेरियल भी नहीं मिलेगी इस टॉपिक में और ऐसे में भी नहीं मिलेगी। ये हमें एक्सपीरियंस से पता चलता है। जैसे जैसे आप आर्टिकलशिप में जाओगे, जैसे जैसे आप ऑडिट के सब्जेक्ट को समझोगे, उस तरीके से आपको भी ये सारे एग्जाम्पल्स अपनी आँखों से दिखना अपने आप शुरू हो जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विद टाइम योर एक्सपर्टीज विल ऑल्सो इंक्रीज इन द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। अब हमारा दूसरा कारण क्या है जिसकी वजह से इनहेरेंट लिमिटेशंस निर्माण होते हैं, तो दूसरा है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब ये वाला जो पैराग्राफ है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ये है आपका A47। 46 में हमने ऊपर वाला देख लिया, 47 में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो मैं आपको साथ साथ दिखाते चलता हूँ। ये है आपका द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ये है आपका पैराग्राफ A47। उसमें जितना भी आपको मटेरियल दिया हुआ है, हम लोगों ने पूरा का पूरा मटेरियल हमारे नोट्स में पॉइंट वाइज अरेंज करके एक रिफाइंड फॉर्मेट में आप लोगों की आंखों के सामने प्रेजेंट किया है। ठीक है मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आ जाओ। अब दूसरा जो कारण है वो है द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी। तो नेचर ऑफ ऑडिटर्स में कुछ लिमिटेशंस है। कौन से लिमिटेशंस है वो है प्रैक्टिकल लिमिटेशंस एंड लीगल लिमिटेशंस। ठीक है, हम कितना भी कह ले, हम आइडियलिस्टिक होकर नहीं जी सकते, ये एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। और कुछ होते हैं लीगल लिमिटेशंस, यानी ऑडिटर के पास उतनी पावर नहीं होती है, कुछ स्पेसिफिक पावर्स होती है। फिर देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो लीगल लिमिटेशन है, प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, ये किससे रिलेटेड है? टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस एक ऑडिटर को ऑब्टेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बेसिस के ऊपर ही हम अपना ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट में देने वाले हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो बोलती है कि भाई आप एक न्यूट्रल पर्सन हो, आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप आ जाओ, हम आपको हमारा स्टैट्यूटरी यानी एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता नहीं है, तो जब आप ऑडिट एंगेजमेंट लेते हो तब आप क्या करते हो? सबसे पहला काम, आप उस बिजनेस एंटिटी का पूरा एनवायरनमेंट समझते हो, उसके अकाउंटिंग सिस्टम समझते हो, उसके इंटरनल कंट्रोल समझते हो, उसके अंदर की जो एम्प्लॉयज़ की हायरार्की है वो आप समझ लेते हो, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए वो कहाँ से किस समय पर मिलने वाली है।
इन चीज़ों के लिए आप ये 3 पॉइंट्स पहले इंश्योर कर लेते हो। फिर क्या होता है आपकी ऑडिट की प्रोसेस शुरू होती है। आपके हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, दैट मीन्स P&L, बैलेंस शीट, नोट्स, शेड्यूल्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारा का सारा गट्ठा आपके हाथ में आता है। फिर आप क्या करते हो, P&L अकाउंट निकालते हो और लाइन वाइज चेक करते हो। अच्छा, P&L के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है, परचेसेस दिख रहा है, एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, टेलीफोन, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, फ्यूल एक्सपेंसेस, उसके बाद में मोबाइल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ऐसे बहुत सारे आप टिक करते आते हो। फिर आप क्या बोलते हो कि भाई साहब मैं अभी आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस चेक करना चाहता हूँ, तो ये इतने सारे लाइन आइटम्स में से आप उनको टिक मार्क करके बताते हो कि ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस और मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, इन सारे की फाइल लाके मुझे दो, मुझे डॉक्यूमेंट्स चेक करना है। और मैं अरिथमेटिकली टोटल करूँगा कि अगर आपके P&L अकाउंट में 5 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट के दिख रहे तो 5 लाख के बिल आपके पास होने चाहिए। इस तरीके से आप काम करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप 100% चेकिंग नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि 12 महीनों का ट्रांजैक्शन का डेटा आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ऑडिट कंप्लीट करके देना होता है। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल लिमिटेशन, यानी फाइनेंशियल एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स आपके होते हैं। और ये लीगल लिमिटेशंस भी होने के कारण आप जो ऑडिट एविडेंस है उसे पूरी तरीके से ऑब्टेन नहीं कर सकते। वो रीजनेबल एविडेंस आप ले सकते हो, एब्सोल्यूट एविडेंस नहीं ले सकते। तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में क्या होता है, रिस्क ऑफ रिसीविंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट या एम्प्लॉय या स्टाफ आपको पूरा, आपने जितनी इन्फॉर्मेशन मांगी हो उतनी इन्फॉर्मेशन ना दे, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे, तो आपका ओपिनियन जो है वो भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पे ही रहेगा। वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपका ओपिनियन नहीं बन सकता। तो ये हो गई आपकी एक ऑडिट रिस्क। क्या हो गया पहला पॉइंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन क्या हो गया, रिस्क ऑफ रिसीविंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। There is the possibility that management or others may not provide intentionally or unintentionally the complete information that is relevant to the preparation and presentation of financial statements or that has been requested by the auditor। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर ने मांगी है, तो मैनेजमेंट या अदर एम्प्लॉयज़ उसको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इंटेंशनली या अनइंटेंशनली दे सकते हैं। हो सकता है कि उसने फाइल लाके दे दी लेकिन उस फाइल में डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं था ऐसा। किसी एम्प्लॉय का ऐसा मिसिंग डॉक्यूमेंट वाला फाइल देने का इंटेंशन नहीं था, उसने इनोसेंटली आपको फाइल लाके दी, उसको पता ही नहीं था कि उसमें डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले मैनेजमेंट ने बोला कि भाई जो फाइल दे रहा है मुझे लाके दे, उसमें से 4-5 डॉक्यूमेंट गायब कर दिए, हाँ अब ऑडिटर साहब को देके आओ, ठीक है, करने दो ऑडिट, ऐसा भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली द ऑडिटर कैन नॉट बी सर्टन ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक डाउट हमेशा आपके दिमाग में बना रहेगा, इवन दो द ऑडिटर हैज़ परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एश्योरेंस दैट ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन। यानी आपको लग सकता है कि भाई मुझे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन जो मैनेजमेंट और स्टाफ है वो आपके साथ झोल कर सकते हैं, वो आपके टेबल पर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। तो ये आपका एक ऑडिट का जो है प्रैक्टिकल लिमिटेशन आ गया, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर होती है। दूसरी बात हो सकती है आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। वो किस तरीके से होगा, फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स डिज़ाइन टू कंसील इट। ऑब्वियसली कोई भी जब फ्रॉड करता है तो उसका मेन उद्देश्य यही रहता है, मेन इंटेंशन यही रहता है कि ये फ्रॉड किसी को कभी भी पता ना चले, उस तरीके से फ्रॉड को डिज़ाइन किया जाता है। तो ऑडिट में ये रिस्क हमेशा रहेगी कि अगर आपका नसीब खराब है, आपका नसीब पांडु है, और अगर आपको ऐसे एंटिटी ने हायर कर लिया कि भाई जिसमें लंबा चौड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, लेकिन इतना सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड है कि वो कोई भी ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये झोल हो सकता है। ऐसे पास्ट में बहुत सारे इंस्टेंसेस गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट,
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉड के केसेस भरे पड़े हैं, आप विकिपीडिया पे जाके या इंटरनेट पे जाके आराम से ढूंढ सकते हो। फ्रॉड मे इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स डिजाइन टू कंसील इट, ठीक है। देयरफॉर ऑडिट प्रोसीजर्स यूज्ड टू गैदर ऑडिट एविडेंस मे बी इनइफेक्टिव फॉर डिटेक्टिंग एन इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व्स, फॉर एग्जाम्पल, collusion to falsify documents which may cause the auditor to believe that audit evidence is valid when it is not। यानी फ्रॉड किस तरीके का हो सकता है कि दो एम्प्लॉयज़ या मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज़ इनके बीच में टीम अप हो सकता है, यानी वो लोग कोल्यूड कर सकते हैं, मिली भगत कर सकते हैं, और क्या करेंगे, ऑडिटर को गलत डॉक्यूमेंट्स देंगे, झूठे डॉक्यूमेंट्स, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स देंगे, which may cause the auditor to believe that audit evidence is valid। आपको तो ऐसे लग सकता है कि ऑडिट एविडेंस वैलिड है, लेकिन असलियत में ऐसा भी हो सकता है कि वो फॉर्ज्ड या फेक डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं। The auditor is neither trained nor expected to be expert in authentication of documents। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फॉर्जरी करके आपको गलत डॉक्यूमेंट्स देता है तो ऐसा हो सकता है कि आप वो मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाओ। क्यों? क्योंकि जो ऑडिटर है वो डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने में एक्सपर्ट नहीं है, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है, वो ऑडिटिंग में एक्सपर्ट है, वो ऑडिटिंग करने के लिए, ऑडिट करने के लिए क्वालिफाइड है। तो फ्रॉड आपका इस तरीके से हो सकता है। अब फ्रॉड में एग्जाम्पल देखो आप लोग। पहला एग्जाम्पल, फ्रॉड, collusion between two or more persons। Consider for example that management of a company has devised a control that all purchase bills should reflect stamp and signatures of an authorized person in goods receiving section of the company stating the date and time of receiving goods in premises। यानी यहाँ पे आपको एक इंटरनल कंट्रोल का एग्जाम्पल दिया जाता है। कंपनी ने क्या बोला कि जब भी गुड्स रिसीविंग सेक्शन में गुड्स आएंगे तब उसमें डेट होना चाहिए, ठीक है, टाइम होना चाहिए रिसीविंग का, और प्रीमाइसेस में कब आए वो डेट और टाइम होना चाहिए, और सिग्नेचर होने चाहिए ऑथोराइज्ड पर्सन के। ये तीन पैरामीटर्स इंटरनल कंट्रोल में उन्होंने लगा दिए। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल कंट्रोल डिवाइज्ड by the company to ensure that only those purchase bills are produced for payment for which goods have been actually received। यानी अब कंपनी ने दिमाग लगाया। बहुत बार क्या होता था, वेंडर जो है गुड्स नहीं बेचता था आपके प्रीमाइसेस में, लेकिन बिल पहले बेच देता था। आप क्या करते थे, बिल आ गया, चलो बिल आ गया यानी पेमेंट कर दो, फिर आपका वर्किंग कैपिटल क्या होता था, गड़बड़ आ जाता था। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी सप्लायर्स थे जो पहले गुड्स बेचते थे, बाद में बिल बेचते थे। तो अभी कुछ एकदम चतरे सप्लायर्स जो है उन्होंने क्या किया, गुड्स नहीं बेचे, बिल भेज दिया, आपने उनको बिल से पेमेंट कर दिया, वो आपको झुला रहे, हाँ सर भेज रहा हूँ भेजता हूँ, 2 महीने बाद भेजता हूँ, कल भेजता हूँ, परसों भेजता हूँ, ऐसे आपको लटका दिया। तो आपका क्या हुआ, नुकसान हो गया। तो जिन लोगों ने आपको गुड्स भेज दिए आप उनको पैसे नहीं दे पा रहे हो, तो आपका अच्छे सप्लायर्स के साथ भी रिलेशन ख़राब हो गया, और जिन्होंने आपका उल्लू बनाया उनके साथ तो रिलेशन ख़राब हुआ ही। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डिसाइड किया, भाई हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगानी चाहिए। अब वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उन्होंने कैसे लगाई, उन्होंने क्या किया, उनका जो गुड्स रिसीविंग सेक्शन है वहाँ पे एक ऑथोराइज्ड पर्सन बिठा दिया। उस ऑथोराइज्ड पर्सन को क्या जिम्मेदारी दी कि भाई जो भी गुड्स हमारे प्रीमाइसेस यानी फैक्ट्री के गेट के अंदर आएंगे उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, गुड्स रिसीव्ड नोट के ऊपर तुम्हारे सिग्नेचर होंगे, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ रिसीविंग गुड्स इन प्रीमाइसेस, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। जब भी किसी भी गुड्स का पेमेंट का बिल आएगा तो उसके साथ आपका ये गुड्स रिसीविंग सेक्शन का नोट भी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 डॉक्यूमेंट्स, बिल के साथ गुड्स रिसीव नोट को जोड़ दिया, और जिस बिल के साथ गुड्स रिसीव नोट का डॉक्यूमेंट लगा है केवल उन्हीं को पेमेंट जाएगा। तो अब आपने अपना वर्किंग कैपिटल अच्छे से मैनेज किया, ठीक है। तो ये इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाया। ये आपका केस स्टडी का सिनेरियो यहाँ पे आपको बता दिया। फिर नाउ
What happens if concerned accountant and authorized person in goods receiving section collude? अब अकाउंटेंट और जो ऑथोराइज पर्सन है गुड्स रिसीविंग सेक्शन ने, उन्होंने टीम अप कर लिया और इस इंटरनल कंट्रोल को डस्टबिन में डाल दिया. It is a case of overriding internal controls devised by the company due to collusion between two persons. Such a probable collusion is one of the limitations of internal control itself. यानी कोल्यूजन यानी एक दूसरे के साथ टीम अप करके एम्प्लॉयज़ या मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है और ऑडिटर का उल्लू बना सकती है. तो ऑडिटर को इसीलिए हमेशा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है. तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का एक फ्रॉड का एग्जाम्पल. दूसरा, प्रोवाइडिंग फेक डॉक्यूमेंट्स टू ऑडिटर्स. जो हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा था हमने एग्जाम्पल में, ऑडिटर जो है वो डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने में एक्सपर्ट नहीं है. तो ऐसे केसेस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, झूठे डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं. द मैनेजमेंट may consist of dishonest and unscrupulous people and may be itself involved in fraud. मैनेजमेंट भी फ्रॉड हो सकती है, एम्प्लॉयज़ भी फ्रॉड हो सकते हैं, दोनों मिलके भी फ्रॉडस्टर हो सकते हैं. It may be engaged in concealing fraud by designing sophisticated and carefully organized schemes which may be hard to detect by the auditor. क्योंकि ऑडिटर के पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं, लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं. तो इन तीन पैरामीटर्स के कंस्ट्रेंट्स में ऑडिटर को अपना काम पूरा करके ऑडिट रिपोर्ट बना के देना होता है. अनलिमिटेड टाइम नहीं होता है, अनलिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है, अनलिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है. तो ये एक लिमिटेशन ऑडिटर के ऊपर आ जाता है. It may produce fabricated documents before auditor to lead him to believe that audit evidence is valid. However, in reality, such documents could be fake or non-genuine. तो यहाँ पर ऑडिटर को थोड़ा सा सतर्क हमेशा रहना पड़ेगा. It is quite possible that entity may have entered into some transactions with related parties. अब दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स का, कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं. Such transactions may be only paper transactions and may not have actually occurred. यानी सिर्फ और सिर्फ पेपर पे वो ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअली उस तरीके का कोई इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स हुआ ही नहीं. बस टैक्स इवेजन करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को मैनिपुलेट करने के लिए ये ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं. द ऑडिटर may not be aware of such related party transactions or audit procedures may not be able to detect probable wrongdoings in such transactions. तो nature of audit procedure इस तरीके का है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में खोद काम नहीं कर सकते, कुछ limitations है practical and legal. फिर we have already discussed under section on scope of audit that an auditor is not an expert in authentication of documents. Therefore, he may be led to accept invalid audit evidence on the basis of unauthentic documents. तो ये एक प्रकार का ऑडिटर के ऊपर लिमिटेशन बनता है. नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल्स में भी झोल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स में भी झोल हो सकता है. दिस इज द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. अब दो मुद्दे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए. कौन से दो कारण जिनके वजह से ऑडिट का इनहेरेंट लिमिटेशन निर्माण होता है, पहला रीज़न, दूसरा रीज़न. अब हम बात करते हैं तीसरे रीज़न के बारे में, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट. ठीक है, ये तीसरा सेगमेंट है, तीसरा रीज़न है. सॉरी, इसमें एक और हमारा बाकी है. सॉरी, ये जो पॉइंट नंबर 2 है, इसमें दो चीज़ें क्या हो गई, रिस्क ऑफ रिसीविंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, फ्रॉड. आपका फ्रॉड इंटरनल कंट्रोल्स के थ्रू भी कंडक्ट किया जा सकता है और फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी कंडक्ट किया जा सकता है. अब नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के कारण, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में एक तीसरा मुद्दा भी है जिसकी वजह से इनहेरेंट लिमिटेशन निर्माण होता है. वो क्या है, नेचर नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. यानी जो ऑडिट की प्रोसीजर है वो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर से अलग है, डिफरेंट है. ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन एक नहीं है, दोनों में फ़र्क है. एन ऑडिट इज़ नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग. Accordingly, the auditor is not given specific legal powers such as the power of search which may be necessary for such an investigation. अगर फ्रॉड हुआ है, alleged wrongdoing हुआ है, तो ऑडिटर के पास स्पेसिफिक लीगल पावर्स नहीं है
टू सर्च एंड इंटरोगेट द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, ऑडिटर क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन मांग सकता है, दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो मैं अपने ऑडिट रिपोर्ट में डाल दूंगा, इतना ही कर सकता है। ऑडिटर के पास इससे ज़्यादा पावर नहीं हो सकती, ऑडिटर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका तीसरा रीज़न, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब हमारा तीसरा कारण, तीसरा सेगमेंट जिसकी वजह से ऑडिट की प्रोसीजर में इनहेरेंट लिमिटेशन निर्माण होते हैं। तीसरा सेगमेंट क्या कहता है, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। तो उसमें पहला, डिमिनिशिंग रिलेवेंस ओवर टाइम। ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, पहले तो हमें एक बात तो पता चल गई है अभी तक की पढ़ाई में कि हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक का। जब हम ऑडिटर की एंट्री कहाँ पर होती है, 31 मार्च के बाद होती है, एक्सटर्नल ऑडिटर की। ठीक है, तो क्या होता है कि हम ऑडिटर को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं वो पास्ट ईयर के होते हैं, वो पास्ट इन्फॉर्मेशन होती है, करंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और समय के साथ इन्फॉर्मेशन की वैल्यू घटते जाती है। तो इसीलिए पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है हमारा, डिमिनिशिंग रिलेवेंस ओवर टाइम, यानी उस इंफॉर्मेशन का रिलेवेंस धीरे धीरे कम होते जाता है। द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस एज टाइम पासेस, देयरफॉर देयर इज अ नीड to balance the reliability of the information against the cost of obtaining it। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन का जो रिलायबिलिटी है, जो रिलेवेंस है, उसके बीच में हमें बैलेंस बनाना है। इंफॉर्मेशन का रिलायबिलिटी और रिलायबिलिटी को ऑब्टेन करने की जो कॉस्ट है उसमें हमें प्रॉपर बैलेंस बिठा के चलना है। This concept is acknowledged in various financial reporting frameworks such as the ICAI's framework for preparation and presentation of financial statements। इसका मतलब क्या है कि आप अप्रैल से लेकर मार्च तक का ऑडिट कर रहे हो, मार्च के बाद में अब जो एंटिटी होती है वो एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल फीस देती है चार्टर्ड अकाउंटेंट को और कहती है कि ये आपका ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है, इसमें आपका स्कोप ऑफ ऑडिट, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिपोर्टिंग फॉर्मेट, आपको कब तक ऑडिट ख़त्म करके देना है, प्रोफेशनल फ़ीस कितनी मिलेगी, किस तरीके से काम करना है, वो सारी चीज़ें आपके ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में दी जाती है। तो सबसे मेन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर से आपको 2 बातें पता चलती है, स्कोप ऑफ ऑडिट, प्रोफेशनल फीस और ऑडिट की डेडलाइंस, यानी कब तक आपको ऑडिट कंप्लीट करके देना है। तो ये पहला वाला पॉइंट उस मुद्दे के ऊपर उस मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता है। अब यहाँ पर जो डिमिनिशिंग रिलेवेंस ओवर टाइम है उसका एग्जाम्पल आप देखो, एग्जाम्पल से हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। रिलायंस ऑन प्रीवियस ईयर ऑडिट फाइंडिंग्स, कंसिडर फॉर एग्जाम्पल एन ऑडिटर हु इज़ कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ कंपनी सिंस लास्ट 2 ईयर्स। एक ऑडिटर है जो एक सेम एंटिटी का ऑडिट पिछले 2 साल से कर रहा है। ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स ही हैज़ सॉट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ कंपनी रिगार्डिंग वेरियस मैटर्स। तो पिछले 2 साल से उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट से पता चली है। ड्यूरिंग हिज 3rd ईयर स्टिंट, यानी तीसरे साल भी उसी ऑडिटर को काम मिला। ही चूजेस टू रिलाई अपॉन सम इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड एज पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ऑफ 2nd ईयर। तो अब ऑडिटर को क्या हो गया, थोड़ा ऑडिटर रिलैक्स हो गया कि भाई एंटिटी के बारे में मुझे सब कुछ पता है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उस चक्कर में ऑडिटर ने क्या किया, जो पिछले साल में ऑडिट किया था उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर भरोसा कर लिया। हाउएवर इट कुड बी पॉसिबल दैट समथिंग न्यू हैज़ हैपन्ड। ऐसा हो सकता है कि जो पास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन ऑडिटर करंट ईयर के ऑडिट में कंसीडर करता है उसके सर्कमस्टांसेस में, उसके सिनेरियोज में चेंज हुआ हो, वो पिछले साल का ऑडिट फाइंडिंग इस साल में रिलेवेंट ना हो, ऐसा हो सकता है। एंड दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट रिलेवेंट, सो the information being relied upon by the auditor is not timely and may have lost its relevance and reliability। तो इस तरीके से ऑडिटर गलती कर सकता है। रिलायंस ऑन प्रीवियस ईयर ऑडिट फाइंडिंग्स, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो हाईली डायनामिक है, हाईली चेंजिंग है, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। टैक्स में चेंज हो जाएगा, जीएसटी के प्रोविजंस में चेंज हो जाएगा, बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो जाएगा, सप्लायर के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें चेंज हो सकता है, लॉजिस्टिक्स में कुछ झोल झपाटे हो सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो इस तरीके से आप पिछले साल की इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं कह सकते कि पिछले साल की इन्फॉर्मेशन इस साल भी रिलेवेंट या रिलायबल होगी। आपको इस साल फिर से नए सिरे से ऑडिट को स्टार्ट करना पड़ेगा।
अब दूसरा मुद्दा आता है हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हम लोग क्या बात करते हैं, देखो सिनेरियो देखो, ऑडिटर यूजेस जनवरी 2023 इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। अभी कौन सा चल रहा है, ऑडिट 2024 का। इशू क्या है, चेंजेस इन मार्केट प्राइसेस, यूसेज और स्पॉइलेज थ्रू आउट द ईयर। इम्पैक्ट क्या हुआ उसका, जनवरी रिकॉर्ड्स में नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल वैल्यू बाय द ईयर एंड। अब जब ऑडिटर जनवरी मार्च का ऑडिट कर रहा है, ईयर एंड का ऑडिट कर रहा है, तो उसको जनवरी 2023 के रिकॉर्ड्स रिलेवेंट नहीं रहेंगे रिगार्डिंग इन्वेंट्री। उसको करंट यानी मार्च यानी ईयर एंड के इन्वेंट्री वैल्यूएशन के रिपोर्ट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। फिर आता है हमारा पॉइंट नंबर सी, अकाउंट्स रिसीवेबल के बारे में क्या हो सकता है। सिनेरियो देखो, ऑडिटर रिव्यूज कस्टमर पेमेंट पैटर्न्स फ्रॉम अर्ली 2023। इशू क्या हुआ, सब्सिक्वेंट इकोनॉमिक डाउनटर्न अफेक्ट्स कस्टमर्स एबिलिटी टू पे। अभी क्या हो गया कि रिसेशन आ गया 2023, अर्ली 2023 के बाद रिसेशन आ गया, और जो आपके जो डेटर्स है वो आपको पैसा पे नहीं कर पा रहे। अब इम्पैक्ट क्या हुआ, अर्ली 23 पेमेंट पैटर्न्स में नो लॉन्गर भी इंडिकेटिव ऑफ कलेक्टिबिलिटी। यानी क्या हुआ कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है विथ टाइम इस इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस कम होते जाता है। ये मुद्दा हमें प्रूव करना था, इसीलिए हमने ये एग्जाम्पल देखा। फिर पॉइंट नंबर डी में हम क्या देखते हैं, फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन। सिनेरियो क्या होता है, ऑडिटर रिलाइज ऑन डेप्रिसिएशन शेड्यूल्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के डेटा का शेड्यूल का फॉर्मेट उठा लिया। इशू, न्यू एसेट्स एक्वायर ओल्ड एसेट्स डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। इम्पैक्ट क्या हुआ इस चीज़ का, प्रीवियस शेड्यूल्स में नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करंट एसेट वैल्यूज एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो करंट ईयर में जो एसेट की वैल्यू है और डेप्रिसिएशन है वो पिछले साल के डेटा में अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो पिछले साल का डेटा जो है वो आपके इस साल के डेटा में काम में नहीं आने वाला। क्यों, क्योंकि पिछले साल की जो आपकी पोजीशन थी उस पोजीशन में, पिछले साल की जो पोजीशन थी उसमें चेंजेस हुए और चेंज का इम्पैक्ट हुआ है, तो आप पिछले साल के इंफॉर्मेशन पर अपना ऑडिट का रिलायंस नहीं रख पाओगे। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों डिस्कशन रिगार्डिंग तीसरा सेगमेंट, जिसकी वजह से ऑडिट की प्रोसीजर में इनहेरेंट लिमिटेशंस निर्माण होते हैं। कौन से देखा हमने, डिमिनिशिंग रिलेवेंस ओवर टाइम, उसमें रिलायंस ऑन प्रीवियस ईयर ऑडिट फाइंडिंग्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एग्जांपल देखा, अकाउंट्स रिसीवेबल का एग्जांपल देखा। इसमें हमने क्या देखा कि हमने एक स्पेसिफिक डेट का इन्वेंट्री का पोजीशन करंट ईयर के ऑडिट में कंसिडर किया, लेकिन इशू क्या हुआ, इस पोजीशन के बाद यहाँ पर चेंजेस हुए और वो चेंजेस हमारे ऑडिट फाइंडिंग में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे अगर हम ये इशू को कंसिडर नहीं करते हैं। तो सिमिलरली अकाउंट्स रिसीवेबल हम अगर इस डेट के कंसिडर करते हैं, इस डेट के बाद यहाँ पर चेंजेस हुए, अब हमें इन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करके इम्पैक्ट एनालिसिस करके ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा। ये वाला डेटा प्रीवियस सिनेरियो हमारे काम का नहीं रहेगा, लेटेस्ट हैपनिंग जो भी होते रहेगी वो हमारे ऑडिट के काम में आने वाली है। अब सबसे आखिरी वाला कारण जो है, सबसे आखिरी वाला कारण हमारा क्या है, फ्यूचर इवेंट्स, जिसकी वजह से हमारे ऑडिट इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट निर्माण होता है। वो क्या है, उसका हेडिंग है फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट्स में सबसे पहला पॉइंट आप देखो क्या कहता है, वो फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस में अफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सली। फ्यूचर इवेंट और कंडीशन यानी भविष्य में होने वाले जो भी इवेंट्स है, इकोनॉमिक इवेंट्स है, जो कंडीशंस आने वाली है आपके बिजनेस इंडस्ट्री में, उसका एंटिटी के ऊपर एडवर्स यानी निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। एडवर्स इवेंट्स में सीरियसली अफेक्ट एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस, यानी बिजनेस बंद होने की नौबत भी आ सकती है। The business may cease to exist in future due to change in market conditions, emergence of new business models or products, or due to onset of some adverse events। यानी बिजनेस बंद होने की नौबत भी आ सकती है। क्यों, मार्केट कंडीशंस में चेंजेस हुए,
नई टेक्नोलॉजी आई, नए बिजनेस मॉडल्स आए, नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए, या कुछ ऐसे एडवर्स इवेंट्स हुए जैसे कोविड-19 जिसकी वजह से आपका वर्किंग कैपिटल वॉश आउट हो गया और अभी आपके पास बिजनेस को चलाने का पैसा नहीं है, तो ऐसे कारणों की वजह से आपका बिजनेस ठप हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, देयरफॉर इट इज़ इन व्यू ऑफ अबव फैक्टर्स दैट एन ऑडिटर कैनॉट प्रोवाइड अ गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो भविष्य में होने वाले इवेंट्स की अनसर्टनिटी की वजह से भी ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट गारंटी नहीं दे सकता कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें किसी प्रकार का भी मिस स्टेटमेंट या फ्रॉड या एरर नहीं है। क्योंकि क्या होगा, ऑडिट हम हर साल कराते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप पिछले 2 साल से किसी स्पेसिफिक कंपनी का ऑडिट करते हो, लेकिन जब आपका ऑडिट का टेन्योर है तब 5 साल पहले का फ्रॉड अगर ध्यान में आता है तो किसकी जिम्मेदारी है? आपने क्या किया, करंट ईयर आपको ऑडिट का दे दिया। मैं आपको एक टाइमलाइन के बेसिस के समझाता हूँ। ये 5 साल है, 2, 3, 4, 5। आप एक ऑडिटर हो, आपको एक कंपनी ने इन 2 साल का ऑडिट करने के लिए हायर किया, ठीक है। ये 3 साल का ऑडिट किसी और व्यक्ति ने किया, यहाँ पर आपने ऑडिट किया। अब मार्च एंडिंग हुआ आपका, मार्च में आपका एंडिंग होने के बाद आपने विद इन 40 डेज ऑडिट कंप्लीट करके यहाँ पर आपने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट या फ्रॉड नहीं है, एब्सोल्यूट आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे दी। लेकिन अब हुआ क्या कि मैनेजमेंट को ध्यान में आया कि यहाँ पर इस साल में, इस पर्टिकुलर ईयर में फ्रॉड हुआ है। क्या मैनेजमेंट आपको यहाँ पे धर सकती है कि ऑडिटर को कि भाई तेरे को पता कैसे नहीं चला, ये फ्रॉड तो इस ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ, इसका इम्पैक्ट इस ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ, इसका इम्पैक्ट इस ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ, यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो ऑडिटर जो है, ऑडिटर को केवल ये साल और ये साल, इन 2 साल का जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर क्या होता है, वो ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो फ्यूचर इवेंट्स यानी भविष्य में आपके ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद भी भविष्य में क्या इवेंट्स होने वाले हैं इसके ऊपर आपका किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं रहता। मार्केट कंडीशंस बदल सकती है, नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, नए बिजनेस मॉडल्स आ सकते हैं, प्रोडक्ट्स लॉन्च हो सकते हैं नए, या कोई एडवर्स इवेंट हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ है, अर्थ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, आपका बाढ़ आ गई नदी की कहीं पे, आपका जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर, या फिर फायर एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोविड-19 जैसा पैंडेमिक हो गया। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वर्क करते रहते हैं, जिनका इम्पैक्ट आपके बिजनेस एनवायरनमेंट और आपके इनकम, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी पर होते रहता है। लेकिन ऑडिटर हमेशा पास्ट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ऑडिट करता है, और जब हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ऑडिट करते हैं तो हमारा ओपिनियन भी उस स्पेसिफिक पीरियड तक सीमित हो जाता है। ना उसके पहले हमारा ओपिनियन होगा, ना फ्यूचर इवेंट्स में क्या होने वाला है इसमें ऑडिटर का ओपिनियन है। जितना डेटा मैंने चेक किया, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जितना डेटा मुझे मैनेजमेंट से मिला उसको मैंने सैम्पल और टेस्ट चेक बेसिस पर चेक किया, और मैंने ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑडिटर का ओपिनियन दिया कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। लेकिन इसके बाद भी हमेशा हमारे ऑडिट में एक डिस्क्लेमर होता है कि ऑडिटर का ऑडिट रिपोर्ट मतलब एब्सोल्यूट गारंटी नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद भी ये संभावना है कि जिस साल का ऑडिट होता है वहाँ पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, वहाँ पर फ्रॉड हो सकते हैं जो ऑडिट की प्रोसीजर्स में डिटेक्ट नहीं हुए। और वो डिटेक्ट ना होने के कारण क्या है, तो वो डिटेक्ट ना होने के ये 4 मुख्य लक्षण हो सकते हैं जिनकी वजह से ऑडिट रिस्क कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और ऑडिटर को कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिल सकता। ये आपके 2 लिमिटेशंस हैं। उन 2 लिमिटेशंस का निर्माण होने के लिए ये 4 कारण बनते हैं, और ये है मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपका इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का डिस्कशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे 200 आपके ICAI का स्टडी मटेरियल प्लस मेरे नोट्स
ऐसे पूरा का पूरा कंसाइज फॉर्मेट में एक जगह पर हमने सारा का सारा डेटा लाकर हमने ढंग से इसकी पढ़ाई की है। अब आप मुझे बताओ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है। कहाँ पे बताओगे? वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, वो एक बार हम लोग नज़र घुमा लेते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के बाद है टॉपिक नंबर 8, व्हाट इज़ एन एंगेजमेंट। ये टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ। 1 मिनट, जाने से पहले आपको कुछ दिखाना है। वो क्या है? वो है ये, टड़ा, मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यूट्यूब पर मेरा चैनल ज़रूर सर्च करिए जिसका नाम है श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट। यहाँ पर आपको सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑडिट के वीडियोस अभी तक अपलोड हो गए हैं कितने? 1 2 3 4, ये 5वां वीडियो जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो जाइए चैनल ढूंढिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन का कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव यूज़ करिए। अब्यूज़, गाली गलौज, झगड़ा कमेंट सेक्शन में बिल्कुल नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। चलो बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।